हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं विज्ञान से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू के सवाल। साइंस जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। जैसा कि हमें पता है, आगामी जेएसएससी सीजीएल जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज उठाया जिसे साइंस से संबंधित सवाल है। ये जो लेक्चर है आपको टॉप 100 एमसीक्यू सवाल बनेंगे। बहुत शानदार सवाल लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको यहाँ से मतलब सवाल का अंदाज़ा मिल जाएगा कि सवाल पूछा कैसा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना है, आपको इससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो बिना देरी के शुरुआत कर, हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मेहनत के आधार पर लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम एक फैमिली की तरह हमेशा जुड़े रहेंगे। तो बिना देरी के फिर सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है शरीर का, वह कौन सा है? तो याद रखना है, वह कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, कहीं नहीं रहेगा, कहीं असत्य रहेगा, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल है कि कौन सा गलत कथन गलत है कोशिका के बारे में। पहला, सारे पढ़ना, जहां गलत बोल दिया या असत्य बोल दिया सारा पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, कोशिकाओं के आकार और आमाप जो विशिष्ट कार्य से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार है, बिल्कुल सही है, कुछ कुछ बदलते हैं, जैसे अमीबा हो गया, अपना आकार चेंज कर देता है। ठीक है। सी नंबर, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। डी नंबर, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं में नहीं होती है, अलग अलग भी हो सकती है ना। एक ही तो होती है लेकिन अलग अलग भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है, पादप कोशिकाओं में कौन सा, मतलब ऐसे ही अंग दे देगा, आपको बताना होगा कि कौन सा कोशिकांग जो है पादप कोशिकांग में है या जंतु कोशिका में। तो याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का क्रिया किसमें होती है, ये याद रखना है। क्लोरोफिल का क्रिया किस, सूर्य की से जो खाना बनता है वह क्लोरोफिल का के लिए क्रिया किसमें होता है? तो पादप में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद हो रहा होगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीव द्रव्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य या अन्य कोशिकांग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना, 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो याद रखना, जल। सबसे ज्यादा जल ही पाया जाता है। देख रहे, बीपीएससी में पूछा गया सवाल, शानदार सवाल है ना। खनिज होती है, चर्बी, प्रोटीन, ये सब कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जल जो है 80% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जल सबसे ज्यादा वही पाया जाता है कोशिका में। छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? बहुत बड़ा सवाल, याद रखना, सीडीएस में पूछा गया। तो किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो याद रखना है, लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, अभाव रहता है केंद्रक का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक जो है लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। 7वां नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती का बैग कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखना है, लाइसोसोम कहा जाता है। ये क्या होती है? जैसे कोई अवांछित चीज आ गया या उसी का शरीर का कुछ पार्ट्स जो है अवांछित हो गया, मतलब कोई काम का नहीं है, उसको क्या कर देता है कि मतलब ये खुद फट जाता है और उसको मतलब उसको खा जाता है। तो ये क्या हो गया? फट जाओ, फटना मतलब वो खुद फट जा रहा है, इसी को बोलते हैं आत्मघाती का थैली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, ये सब क्या है? कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती का बैग, दोनों वही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ठीक है, अर्धपारगम्य क्या होता है? जैसे मान के चलो यह एक कोशिका है, तो इसके बाहरी में झिल्ली है, भित्ति है, जो भी है,
बता देंगे अभी कि झिल्ली किस में पाया जाता है और भित्ति। झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिका में भी, लेकिन भित्ति केवल पादप कोशिका में, याद रखना है ना, भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये होता क्या है तो याद रखना है, कोशिका झिल्ली जो है इसमें क्या होती है, एक पतला परत जैसा होती है, चादर पतला परत जैसा। उसमें क्या होता है, कोई भी अगर अवांछित चीज इसमें इंटर कर रहा हो तो वह पतला, जैसे हम लोग कहीं अभी मॉल में घुस रहे हैं तो गेट में जो होता है ना वह चेक करता है कि आप किसी कोई लोहे वाला सामान या कोई हथियार लेके तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप पकड़ा गए हैं तो नहीं जाने देगा। हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इन कर सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, आपको मतलब वो जो कर रहा है आपको, मतलब ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। आप कोई अवांछित चीज लेके तो नहीं अंदर जा रहे हैं। तो बस वही है कोशिका झिल्ली, समझ जाओ, है ना। कोशिका झिल्ली इंटर, कोई भी अवांछित चीज इंटर करेगा तो वह क्या करेगा, पास होने भी दे सकता है, नहीं भी होने दे सकता है। ठीक है, मतलब आधा आधा हो भी दे सकता है, नहीं भी। तो इसी को बोलते हैं अर्ध परागम्य। तो कौन होता है, तो याद रखना है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं याद भी हो रहा होगा साथ ही साथ। 9वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। देखो, पावर हाउस ऑफ द प्लांट, ठीक है, पावर कोशिका का पावर जो है प्लांट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, यहाँ से इसको पावर जनरेट होती है। कोशिका का बिजली घर भी इसी को कहा जाता है, मतलब वही है सिनोनिम्स। तो याद रखना पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। बिजली घर, बिजली मतलब बिजली उत्पादन नहीं होती है, लाइट उत्पादन नहीं होती है, वहाँ से एनर्जी हीट होती है, एनर्जी जनरेट होता है, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर प्लांट कहा है। ठीक है, प्लांट से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वही एनर्जी है ना। बिजली याद नहीं रखना है, बिजली वाला पूछा जा सकता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो बिजली घर मतलब बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है, वहां से एनर्जी हीट उत्पादन, एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो कहाँ से मिल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी को पावर प्लांट, बिजली घर सब इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ होती है। अभी हम क्या बताएं, कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब एनर्जी मिल रहा है तो उसी को तो शक्ति बोल देंगे, पावर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर टोटल शॉर्ट सवाल लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार शानदार सवाल लेकर आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, अंत में एक बार जरूर सोचिएगा कि हाँ सवाल तो एकदम टॉप सवाल था। ठीक है, 11 नंबर सवाल आते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से इनमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। शानदार सवाल, देख रहे हैं, सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। अच्छा, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा सकता, अभी हम बताए थे कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो बताए थे, आप बताएं लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है दोस्तों, तो लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, तो सोचो तो केंद्रक नहीं है तो वहां बहुत कुछ जो है अनुपस्थित पाया जाएगा। जहां केंद्रक नहीं है बहुत कुछ नहीं रहेगा। तो जहां केंद्रक नहीं है तो कहां, लाल रक्त कोशिका, तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहां अनुपस्थित रहता है, तो याद रखना है लाल रक्त कोशिका। याद हो गया है। 12 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। अभी हम बताएं कि नियंत्रण केंद्र कौन है, मेन जो है कोशिका का कोई भी अंग जो है, हेडक्वार्टर समझो, जो भी समझो, वह केंद्रक ही है। ठीक है, तो इसीलिए केंद्रक से क्या काम होती है, कंट्रोल होता है, वहां से रेगुलेट होता है, आसपास के जितने भी उसका एरिया पड़ता है वहां से सारे रेगुलेट होता है। तो इस रेगुलेट करने वाले जो कोशिकांग है उसे कहते हैं केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है, केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, या नाभिक या न्यूक्लियस जो भी बोलो सब वही है। 13 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका ही है। ठीक है, कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित जो है कोशिका ही है, तो याद रखना माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका यही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है। बहुत भी वैल्यूएबल सवाल। तो याद रखना है डीएनए का संबंध जो है वह अति मूल प्रोटीन से है, इसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है डीएनए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो याद रखना किस में पाया जाता है डीएनए, तो सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, इसी में डीएनए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं 16 नंबर सवाल है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होती है। तो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट है, तो याद रखना यह नाइट्रोजनी क्षारक है और डीऑक्सी राइबो शर्करा और फॉस्फेट का समूह
समाविष्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य क्या है? तो याद रखना, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका में अनुरूप में से एक कार्य जो है विषैले पदार्थ को निवेशीकरण करता है। मतलब विषैला पदार्थ कोई इंटर कर गया कोशिका के अंदर, तो उसे जो है खात्मा करना, समाप्त करना चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका के अनुरूप कार्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चिक जो है विषैला पदार्थ को निष्क्रिय करना। 18 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं होता? तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ना। तो क्या नहीं पाया जाता है? तो याद रखना, आरएनए में सिर्फ थाइमिन नहीं पाया जाता है, बाकी सब एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, यह तीनों जो है डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, ये याद रखना है ना। ठीक है, डीएनए में भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है, आरएनए में भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन डीएनए में एक पाया जाता है थाइमिन और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, ये याद रखना है ना, शानदार चीज बता रहे हैं। आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। चचेर को दोनों में जो है मौजूद अंग है, प्रोटीन है, ये क्या होती है? डीएनए में पाया जाता है क्या क्या? तो अभी हम लोग याद किए क्या क्या पाया जाता है। एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमिन भी पाया जाता है। लेकिन आरएनए में एडेनिन भी पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद भी हो रहा था। ठीक है, कैसे याद करें? तो याद करने का एक हम टेढ़ा भेड़ा भाषा मतलब दिमाग जहन में रखे हैं, थैंक यू, ऐसे याद किया। ठीक है, तो थैंक यू मतलब थैंक से हो गया थाइमिन। ठीक है, हालांकि यू वाई से होता है, लेकिन यू ऐसे याद कर सकते हो। तो थैंक यू से हम याद किए थे, तो थैंक से मतलब थाइमिन और यू का मतलब यूरेसिल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है? डीएनए, और बाद में क्या होती है? आरएनए। तो डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से याद कर सकते हैं आप। 19 नंबर सवाल आते हैं, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? देख रहे हैं, शानदार सवाल। तो यार है ना, आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यही आरएनए का सबसे शानदार काम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। 20वां नंबर सवाल आते हैं, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम किस में होती है? तो यार आरएनए में होती है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जीन जो होते हैं वह कोशिका कला में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, द्विकुंडलित संरचना जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। ऐसे ही होती है डीएनए, है ना। यह द्विकुंडलित प्रक्रिया जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? वैल्यूएबल सवाल। तो सबसे पहले जो डीएनए को अलग करने की चेष्टा किया था उसका नाम फ्रेडरिक हॉफमिस्टर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक हॉफमिस्टर। ठीक है, सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आते हैं, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे हुए होते हैं, कौन सा? तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का 2 स्टैंड बंधा होता है डीएनए में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण से प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना, अनुलेखन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, जो कि इंडियन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला मतलब लैब में इसका टेस्ट किसके डीएनए का किया गया था? तो सबसे पहले खुराना ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खुराना। 27 नंबर सवाल आते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग जो है माता पिता, बलात्कारी, चोर नहीं हो सकता, हाँ चोर भी हो सकता है, हाँ सही क्योंकि चोर किसी भी सामान को टच किया है ना, तो उसकी छाप से ये डीएनए टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है?
तो याद रखना है कौन सा उत्तरदायित्व है, तो डीएनए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षण, जैसे माता पिता है तो उसके बच्चे हैं, तो माता पिता के कुछ लक्षण अगर बच्चों में आ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो वाहक है, सबसे बड़ा जो डीएनए इसका वाहक है, कौन है, डीएनए है, ये याद रखना है ना। अगर माता पिता के लक्षण बाल बच्चों में दिख रही है, उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व डीएनए है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन होती है, तो पुरुष में एक्स वाई दोनों होती है ना, और महिला में एक्स एक्स दोनों होती है, महिलाओं में एक्स एस और पुरुष में एक्स वाई। 30 नंबर सवाल आते हैं। पुरुष में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो याद रखना बालक का जन्म अगर पुरुष वाई दे रहा है, पुरुष वाई दे रहा है और स्त्री के पास तो एक्स ऑलरेडी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वाई पुरुष ही सबसे बड़ा मतलब उत्तरदायित्व है कि आपका बच्चा जो है बेटा होगा या बेटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर पुरुष का वाई है तो स्त्री के पास तो एक्स ही है, तो एक्स वाई फिर मिलके क्या बन जाता है, यहाँ देखें एक्स वाई मिलके फिर पुरुष ही बन जाएगा ना, तो बेटा बन जाता है। अगर पुरुष एक्स दिया और ऑलरेडी स्त्री के पास एक्स ही है तो एक्स एक्स मिलके फिर लड़की बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसे होती है। 31 नंबर सवाल आते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है केवल समसूत्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साधारण चोट है उसको मरम्मत कर रहा है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा उसे मरम्मत हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो याद रखना यह मध्यावस्था के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं। विषाणु यानी वायरस में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो नहीं है मतलब यहाँ नहीं है तो सब पढ़ना पड़ेगा। पहला, डीएनए या आरएनए में की मौजूदगी, ये तो होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, परपोषी कोशिकाओं में भीतर प्रजनन होती है, ये भी सही है। तीसरा, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी है, ये भी सही है। और कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये गलत है ना। कोशिका भित्ति हम कहाँ बताए थे, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, हर कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है विषाणु में यह जो होती है कोशिका भित्ति एक क्या है, तो कोशिका भित्ति एक पादप कोशिका है, ठीक है, जबकि यहाँ विषाणु का जिक्र है, ठीक है। तो कोशिका अगर ले भी ले तो कोशिका झिल्ली भी तो पाया जाता है, भित्ति हम लोग में कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में भित्ति कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। विषाणु में होते हैं, तो याद रखना विषाणु में डीएनए आरएनए दोनों भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो विषाणु में डीएनए आरएनए दोनों भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। 35 नंबर सवाल आते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होती है, तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होती है, तो याद रखना केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो विषाणु से संक्रमित कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, विषाणु से जीवाणु को भी संक्रमित कर सकता है, कवकों को भी और पादपों को भी, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी को विषाणु संक्रमित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, तो सर्वप्रथम टीएमवी नामक वायरस की खोज हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होती है, तो एड्स जो होता है कौन से विषाणु के कारण होती है, बहुत बड़ा सवाल है ये, तो याद रखना एड्स जो होती है वह रेप्टो वायरस के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है, तो याद रखना फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है, ये तो सब लोग जानते हैं, इबोला बहुत फेमस एक वायरस एक समय आया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह एक वायरस है। 41 नंबर सवाल, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो याद रखना है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है राइजोबियम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व होती है, तो उसका नाम मटर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है, तो याद रखना है मिरोतोप जीवी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
45 नंबर सवाल, नहीं मित्रजीवी नहीं हो, यह सहजीवी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सॉरी यह सहजीवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल आते हैं, अनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करणों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखना यह स्यूडोमोनास होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य परिशिक्षण में मदद करता है, तो किस में मदद करती है? तो याद रखना जैव रासायनिक क्रियाओं को दर में कम कर देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर सवाल आते हैं, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर सवाल, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में छत्रक किससे संबंधित होती है? तो याद रखना है जीवों के निम्नलिखित प्रकार यानी कवक के नामक क्षेत्र छत्रक से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो सामान्य खाद्य छत्रक जो है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल जैसे होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, यीस्ट बनाने का गूंथे हुए आटे का उठने का क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्वोचन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधा सवाल हम लोग कर लिए हैं और आधा सवाल बाकी है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप में अगर जुनून वो मेहनत लगन आपके दिलो दिमाग में जरूर है, तभी आप लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से लेके जाइएगा और प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर लाइक तो बनता है यार। 51 नंबर सवाल, यीस्ट क्या है? तो यीस्ट एक कवक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 52 नंबर सवाल, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर कौन सा होती है? तो याद रखना ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल में किए जाने वाले खमीर है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो बंडिंग के माध्यम से यीस्ट तैयार होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, एप्ला वायरस किससे बनता है? तो याद रखना एप्ला वायरस जो है कवक से बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, खुजली का रोग स्कैबीज किसके कारण होती है? तो याद रखना कवक से होती है खुजली का रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आते हैं, लाइकेन जो कि नग्न चट्टान पर एक पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह किन के सहजीवी सहचर्य है? तो याद रखना यह कवक और शैवालों का सहचर्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कवक और शैवालों का सहचर्य लाइकेन कहलाता है। 59 नंबर सवाल आते हैं, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, लिटमस अम्ल क्षार सूचक क्या प्राप्त करता है? तो याद रखना लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है लाइकेन को प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा होती है? तो लाइकेन, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस जगह में ज़्यादा प्रदूषण होती है ना उस जगह पे लाइकेन पैदा ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उस जगह में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है, तो लाइकेन जहाँ ज़्यादा पैदा हो रही है वहाँ मतलब प्रदूषण की मात्रा कम है, तो लाइकेन जो है बहुत शानदार सूचक है प्रदूषण जांच करने की। 62 नंबर सवाल आते हैं, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो है लिमनेरिया से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिमनेरिया। 63 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किससे अध्ययन करता है? तो एल्गोलॉजी है शैवालों का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो याद रखना स्वपोषित जो है शैवाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल एक स्वपोषित है। 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो याद रखना पौंड सिल्क जो है स्पाइरोगारा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगारा को पौंड सिल्क कहा जाता है। 66 नंबर सवाल, शैवाल के फलने का क्या कारण है? तो सुपोषण, शैवाल के फलने का कारण सुपोषण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? तो याद रखना युग्मोद्भिद प्रमुख है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है? तो याद रखना यह
माइकोराइजा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा तो याद रखना बांस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला और एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है चावल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चावल में एजोला और एनाबिना नामक जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चावल। 71 नंबर सवाल, चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? तो चिलगोजा है पाइन प्रजाति से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाइन प्रजाति से चिलगोजा प्राप्त होती है। 72 नंबर सवाल आते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिकोया। 73 नंबर सवाल, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? तो याद रखना वह एजोला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनावर्त बीजी के बारे में सच नहीं है? तो मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, प्रमुख चरण सेमोफ्राइट्स है, ये गलत है। दूसरा, संवहनी बंडल अनुपस्थित, हाँ ये सही है। संवहनी बंडल अनुपस्थित होती है, इसमें अनावर्त बीजी में संवहनी बंडल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में पाया जाता है? तो सहचर कोशिकाएं जो है एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। 76 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि दालें पादपों के कुल से प्राप्त होती है। किस कुल से प्राप्त होती है दालें? तो वह है ल्यूग्नोमोनासी। ल्यूग्नोमोनासी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? फोटो? हाँ तो भेज देना, अभी तो लेट है ना। बस हो गया क्लास। 77 नंबर सवाल आते हैं, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूब रोसम है? तो याद रखना है वह आलू का है। आलू का नाम सोलेमन ट्यूब रोसम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आते हैं, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना आम का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, डोलोनिक्स रजिया रफीन किस वैज्ञानिक का नाम है? तो याद रखना गुलमोहर का नाम है डोलोनिक्स रजिया रफीन। 80 नंबर सवाल, अजादिरास्ता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वास्तविक वनस्पतिक नाम है? तो याद रखना यह नीम का नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, ऑर्टोकॉर्पस इंडिका किसका नाम है? तो याद रखना कटहल का नाम है ऑर्टोकॉर्पस इंडिका। 82 नंबर सवाल, कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है जो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है? तो याद रखना यह आकस्मिक जड़ें होती है जो कि मूल के अलावा अन्य जड़ों से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसे आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। 83 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है? तो पादपों का मुख्य अवशोषण अंग केवल जड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, मूली का एक उदाहरण है। मूली कौन सा उदाहरण? तो याद रखना मूली एक जड़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? तो तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? तो याद रखना प्याज क्या है? प्याज एक जो है तने नहीं, प्याज तो एक जड़ हो जाएगा। अरबी, घनकंद, आलू सब जड़ है, लेकिन शकरकंद तना नहीं है। नहीं, प्याज तो तना है यार, सॉरी। प्याज एक तना है, घनकंद भी तना है, आलू भी तना है, लेकिन शकरकंद तना नहीं है, ये जड़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही सवाल कर रहा था कौन सा एक तना नहीं है, मतलब कौन सा एक जड़ है? तो शकरकंद जड़ है, बाकी सब प्याज आलू सब क्या है? जड़, तना है। 86 नंबर सवाल आते हैं, आलू क्या है? तो आलू अभी हम लोग पढ़े डंठल है। याद रखना यह एक जड़ के रूप में, आलू एक तना के रूप में जड़, सॉरी फिर आ गया, मतलब तना होती है, तना डंठल यही होती है, ठीक है। 87 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? कौन सा एक तना है? तो याद रखना है अभी हम पढ़े आलू एक तना है, ठीक है, डंठल तना सब एक ही। 88 नंबर सवाल, खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो कि एक भूमिगत तना होती है। अदरक एक भूमिगत तना है, जमीन के अंदर होती है, वह भी एक तना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो एक राइजोम होती है। 89 नंबर सवाल आते हैं, परकंद एक किसका उदाहरण है? तो याद रखना परकंद जो है अदरक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, हलवी पौधे के एक भाग से क्या प्राप्त होती है? तो हलवी पौधे के एक भाग से तना प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी के सुखाया
हुआ प्रकंद से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, किस पादप में तना संचयन या चिरकालिकता का कार्य करता है? तो याद रखना है हल्दी। ठीक है, किस पादप? तना से, हल्दी एक तना है, इसमें क्या होती है? संचयन और चिरकालिकता का कार्य होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल, काली मिर्च का पौधा क्या होती है? तो यह एक लता होती है, बेल लता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सा है? मतलब कौन सा प्याज का भाग हम लोग खाते हैं? तो याद रखना मांसल कर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, प्याज के खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो याद रखना है सेलुलोज के रूप में संचयित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्याज का खाद्य पदार्थ सेलुलोज के रूप में संचयित होती है। 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो याद रखना है आहार निर्माण करना, ये तो है, गैसों का विनिमय करना ये भी है, जल का वाष्पन करना ये भी है, खाद्य और जल का चालन ये नहीं गलत, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी खाद्य और जल का चालन नहीं होती है हरे पत्ते के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आते हैं, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो याद रखना एक वास्तविक फल जो है, एक जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होती है वही होती है एक वास्तविक फल का निर्दिष्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 3 सवाल, एक अक्ष या तने पर पत्तियों का व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो एक अक्ष या तने पर पत्तियों का व्यवस्था जो है उसे क्या कहा जाता है? तो यार फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, घटकरनी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होती है? तो याद रखना पत्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल 100 नंबर सवाल, पादप ऊपर चढ़ते हैं? तो याद रखना प्रतान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी साइंस के सवाल बनते हैं वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी हो, जो भी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, चाहे जितने भी पीसीएस सवाल में भी ये सवाल पूछे जाते हैं उसी का सवाल का सीरीज लेके आ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कंटेंट में हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। प्लीज़ अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत के आधार पे अपने दोस्तों अलोयाल और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगैन।